बैठिए। आप इतना इज्जत, हम जब बोलेंगे तभी बैठेगा। तो अलग से बोलेंगे सीधा होकर बैठने। जाएगा देखो। बैठो सीधा से। चलो उठा, तो आगे हम लोग बढ़े। अब थोड़ा 2 दिन का समय बचा है, पूरा वेब ऑप्टिक्स खत्म करना है। हो जाएगा। 3 दिन अभी कहाँ है। आज पढ़ाएंगे। मोबाइल वोबाइल रख दो धियो। तो आज तो इंटरफेरेंस खत्म होगा। मैंने कि दो चीज़ में हम कमी नहीं कर सकते ना, इंटरफेरेंस और वाईडीएससी में क्वेश्चन हमें बहुत करना होगा। कि वाईडीएससी और इंटरफेरेंस इम्पोर्टेंट है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। अगर उसका क्वेश्चन हर एक वैरायटी का नहीं करेंगे तो फिर सब बेकार ही हो जाएगा। इससे अच्छा तो चैप्टर नहीं भी पढ़ें और कह देंगे हाँ ठीक है इसको छोड़ ही देना। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन भले एक टॉपिक कम पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ना है। नहीं तो पता है सिर्फ एक चैप्टर की वजह से तुम कह दोगे सर लास्ट में तो ऐसे ही पढ़ा दिया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, भले एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए क्लास, कोई बात नहीं। तो कल तक हम लोग जो है बेटा क्वेश्चंस कर लिए थे, और हम आपको सिखा भी दिए कि सर टेलीस्कोप का क्वेश्चन आ जाए, माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ जाए, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कल घर जाके आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको आसान लग गया। और ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चंस आप जो बेटा धीरे धीरे सॉल्व करते रहिए, उसको पूछते रहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चंस करना ही छोड़। कल तक हम लोग दो थ्योरी पढ़े थे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरी किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कल जो है लास्ट समय थ्योरी पढ़े थे, उस थ्योरी को हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू। हम लोग न्यूटन्स का क्रॉप्सिकल थ्योरी पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अब बातचीत नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, बात करेंगे सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा। हम लोग न्यूटन्स के क्रॉप्सिकल थ्योरी से पढ़ना शुरू किए थे। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है क्रॉप्सिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लोगों ने पूछा क्रॉप्सिकल क्या है, बोला कि क्रॉप्सिकल है तो हमें दिखाई देना चाहिए। बोला ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो क्रॉप्सिकल होगा इनविजिबल है और ये वेरी स्मॉल पार्टिकल है। बोला क्यों नहीं दिखाई देगा। बोला कि इसके वजह से दिखाई देता है, वही दिखाई नहीं देगा। बोला दिखाई नहीं देगा, ये बहुत छोटा है। ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ लिटिल इनविजिबल पार्टिकल नॉन एज क्रॉप्सिकल्स। ये आपसे पूछा। तो जो है, जो जब क्रॉप्सिकल का जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात, क्रॉप्सिकल्स के साइज के वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा। ये किस स्पीड से मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से मूव करता है, दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देयर वेलोसिटी चेंजेज विथ अ चेंज इन अ मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो इस क्रॉप्सिकल का स्पीड चेंज होगा। जहां हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर परपोगेशन ऑफ अ लाइट। पर्टिकुलर मीडियम में लाइट का स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये लाइट जो है पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे पाथ करेगा। बात करोगे बेटा एकदम समझ में नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा आपको। जो अपने नीट में क्वेश्चंस आता है, नीट के लिए हम सब जगह डालते चले जाते हैं कि ये नीट का है कि कहाँ का। नीट में ये बातें आपको हर एक थ्योरी के साथ आपको, आप चाहे तो अलग से टेबल बना लीजिएगा कुछ इस तरह से कि न्यूटन्स का जो थ्योरी था उसमें क्या माना है, क्रॉप्सिकल माना है, रे माना, वेव माना है, या पार्टिकल्स माना है, को एक्सप्लेन करता है, और फेल्यूर किस में है। अभी 5 थ्योरी लगभग हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन किसको एक्सप्लेन करता है, किस में फेल्यूर है, ये अपने ये ज़्यादा जरूरी। अगर आपको कहेगा कि हाइजेंस का थ्योरी लिखिए, ज़्यादातर समय हाइजेंस का थ्योरी जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। वो थ्योरी क्या है वो लिखेंगे आप, उसने क्या माना है, जो सब ये पॉइंट है लिखेंगे। लेकिन अगर ये बात नहीं लिखे कि किसको एक्सप्लेन करता है, किसको
इसमें ये फेल हो जाता है, अगर नहीं लिखे आपको कोई मार्क्स नहीं। तो न्यूटन्स का जो थ्योरी है, तो आपको पता है न्यूटन्स जो है वो, या ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स जो है रे ऑप्टिक्स में आता है, वेव ऑप्टिक्स में नहीं आता है, कहीं नहीं आता है रे ऑप्टिक्स के अलावा न्यूटन। दैट इज द, हम रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़े, रिफ्रैक्शन पढ़े। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे पाथ करता है उस मीडियम के अंदर। तो ये थी, इस चीज को डिफाइन करता है न्यूटन्स का लॉ, बाकी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। बाकी आपको तो पता है ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और एक अपना चैप्टर है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बोला इस चार को डिफाइन नहीं करता है, मतलब न्यूटन जो है रे ऑप्टिक्स में आता है और कहीं नहीं आता है। तो ये आपको लिए नीट के लिए है कि वो आपको ध्यान रखना है, बोर्ड में भी ये बातें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं हाइजेंस थ्योरी पे आते हैं। हाइजेंस थ्योरी पे आएंगे बेटा, तो आपको पता है इन्होंने कहा कि लाइट जो है बेसिकली वेव है, क्योंकि इंटरफेरेंस फिनोमिना हो रहा था। तो बोला कि ये देखो क्या है ना कि वेव है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वेव से भी होता है। क्योंकि अगर हम साउंड वेव का बात करें, अगर हम बोलते हैं बेटा साउंड वेव लौट के तो आता है, ये बात क्लियर था कि साउंड क्या है, वेव है। तो इसका मतलब बोला कि नहीं नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो क्या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है क्या? अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं तो क्या इस रूम से बाहर मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ जा रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो होता है, ये पार्ट आपसे हटा दिया गया, नहीं तो उसको ड्राइव भी हम लोग करते, हटा दिया गया, तो हम लोग बस इतना समझ लेते हाँ सर ये तो होता है। तो बोला कि न्यूटन किस बात को नहीं बता पा रहा है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस फिनोमिना आप जानते हैं सुपर इम्पोजिशन का बात करता है, क्लास 11th में वेव चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे कि सर दो वेव जो आपस में सुपर इम्पोज होता है तो वो जो है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंटरफेरेंस फिनोमिना में भी यही होता है कि दो लाइट वेव जो है आपस में इंटरेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एक पॉइंट पे मैक्सिमा, एक पॉइंट पे मिनिमा। जहां एनर्जी मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, वहां ब्राइट इमेज बनेगा, और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा वहां पे डार्क बनेगा। तो मतलब कि जब हम जो लाइट सुपर इम्पोज करता है, अगर इम्पोज करके एक नया वेव फॉर्म कर रहा है, उसके पाथ में अगर हम कोई स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देना चाहिए। अगर दो वेव को मिला के बोले बेटा एक एक वेव निकल जा रहा है, एक वेव निकल रहा है जो दोनों से मिलके बना है और इसमें जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब उस वेव में आप ट्रेवल करेंगे, उस वेव के साथ मूव करेंगे तो आपको एक समय एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा, एक समय एनर्जी मिनिमम आता है। सुपर इम्पोज में क्या होता है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एनर्जी हुआ है तो अगर हम पाथ ऑफ सुपर इम्पोज वेव या रिजल्टेंट वेव में अगर कोई स्क्रीन रख दें तो उस स्क्रीन पे हमें ये पैटर्न दिखाई देना चाहिए, और इसी को वेरीफाई करता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वो वाईडीएससी और इंटरफेरेंस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है। हम कोशिश करते हैं कि आज और कल का क्लास जो है हम लोग इसी पे रखेंगे, वाईडीएससी पे और इंटरफेरेंस पे रखेंगे, क्योंकि ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो है आधा एक घंटा, अब 45 मिनट लगेगा उसको ड्राइव करने में, ड्राइव कर लेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर वाईडीएससी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट दिन जो है डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। आधा घंटा पोलराइजेशन का, 20 मिनट जो है डिफ्रैक्शन। तो हम लोग हाइजेंस का जो है वो नाम ही है हाइजेंस वेव थ्योरी, तो उसने क्या माना होगा बेटा, वेव माना होगा। वेव अगर मान लिया तो अब क्या चीज खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन का कहानी खत्म हो गया। हाँ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर देगा, रिफ्रैक्शन कर देगा, रेक्टिव प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कर देगा, इंटरफेरेंस कर देगा, डिफ्रैक्शन कर देगा, पोलराइजेशन कर देगा। लेकिन क्या है ना कि ये जो है हाइजेंस ने क्या मान लिया, एक गलती किया, इसने कहा कि लाइट जो वेव है वो चलता है वेव फ्रंट के फॉर्म में, जैसे क्रॉप्सकल्स। क्रॉप्सकल्स कोई चीज तो था नहीं, न्यूटन ने नाम दे दिया कि क्रॉप्सकल्स है, एज इट इज हाइजेंस एक नया नाम दे दिया, बोला वेव फ्रंट। बोला कि ये जो ट्रेवल करेगा जो है वेव जो प्रपोगेट करता है वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। बोले वेव फ्रंट क्या है भाई? बोला कि वेव फ्रंट जो है कुछ नहीं, वो लोकस ऑफ द ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम है, कि वेव अगर कोई प्रपोगेट करेगा तो मीडियम का पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसी को लोकस को ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा वेव फ्रंट।
और ये जो है वेव फ्रंट हमेशा कहाँ मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। तो बोला कि जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उस पार्टिकल पे आप लोग क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करके जो एक लाइन मिलने वाला होगा वही एक वेव फ्रंट का नाम दिया, एक वेव फॉर्म जो करेगा उसी को बोला वेव फ्रंट है। ओके, तो बोला कि जो है ये जो है मीडियम का पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द कंसिस्टेंटली अ डिस्टरबेंस ऑफ द क्रिएटेड इन द मीडियम। जो एक बार मीडियम में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया कि ये जो जो पार्टिकल या जो वेव जो परपोगेट करेगा मीडियम में डिस्टरबेंस के वजह से, मतलब ये क्या मानने लगा, नॉन मैकेनिकल वेव मानने लगा। लाइट कैसा वेव है, सॉरी सॉरी मैकेनिकल मानने लगा। नॉन मैकेनिकल में क्या आता है, मीडियम नहीं चाहिए होगा, और मैकेनिकल में मीडियम चाहिए होगा। तो ये क्या मानने लगा, मीडियम चाहिए हमें, दैट इज द मैकेनिकल वेव मानने लगा। और इसको ऐसे ही रिलेट कर दिया जैसा कि साउंड वेव में होता है। साउंड में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो बोला कि ये देखो एकदम सब कुछ मिल रहा है, तो बेसिकली जो है ये भी एक वैसा ही वेव है जैसे साउंड को प्रपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, इसको भी चाहिए। दिमाग लगा लिया, साइंटिस्ट था, आईक्यू तेज था, लगा दिया दिमाग, लगा रे, 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 मिल गया। न्यूटन नहीं कर पाया, देखो हम कर दिए। प्लस साउंड में जो चीजें हो रहा था वो यहाँ पे भी हो रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, इसको भी मीडियम चाहिए। बोला ठीक है, मीडियम चाहिए तो इसको मीडियम दे देंगे। जिस तरह से कि साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है, बोला वैसे भी ये भी लॉन्गिट्यूडनल भी है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ एक दिक्कत आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर पाते। पोलराइजेशन का मतलब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, पोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा वेव को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड कर देना। जैसे अगर यहाँ से कोई टॉर्च से अगर मेरे पास अगर कोई रेडिएशन आ रहा है, लाइट रे आ रहा है, किसी लेजर लाइट आ रहा है मेरे पास, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें, अब वो लेजर लाइट किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। आपने देखा है प्रिज्म केस में यही तो होता था, एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ कहीं और गया, हम उस सरफेस को पॉलिश कर दिया तो लाइट रे फिर से निकल गया। दैट इज द कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बेंड कर सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ सेंडिंग ऑफ अ वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉन एज पोलराइजेशन। हमने क्या किया, वेव को पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देना। जैसे टॉर्च में लगा हुआ बल्ब जो एक बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट सोर्स का जो वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म होता है वो बेटा एस्पेरिकल होता है। अगर यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है तो वो जो है 360 डिग्री पे जो है हर एक डायरेक्शन में वो लाइट वेव जाएगा। लेकिन अगर हम चाहे यहाँ पे मिरर अगर लगा दें तो ये लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। हमने ये भी पढ़ा, बोला सर मिरर लगा दिए तो सर नहीं जाएगा, लेकिन सर क्या ग्लास लगा के ऐसा कर सकते हैं, बोले हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चंस कराए थे आपको, हम समझाए थे आपको, अगर पानी के अंदर एक बल्ब को रख दें, कुछ इस तरह से रखें कि वो जो है बल्ब जो है वो लाइट रे इंसिडेंट हो क्रिटिकल एंगल पे, या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे होगा तो उसी मीडियम में लौट जाएगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड कर दिए कि नहीं कर दिए। इसका मतलब है कि हम लोग जो है पोलराइज तो लाइट रे को कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव को नहीं कर सकते। और ये हाइजेंस ने क्या मान लिया उसको, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड से जो कंपेयर किया ना वहीं ये फंस गया, और इसने कह दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो लेकिन जो है इसका मतलब है दो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन हम किसको कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव को। तो ये पोलराइजेशन नहीं करवा पाया, क्योंकि वेव माना तो पार्टिकल नेचर को नहीं करा पाएगा, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करता है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा पाएगा और पोलराइजेशन नहीं करवा, बाकी सब कुछ कर देगा। क्या क्या कर देगा, रेक्टिलिनियर प्रपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये बात जो है ये वेव फॉर्म है किस तरह से बनता है, तो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा किसको करेगा, ये बात अपने लिए इनपुट। तो नीट के लिए ये बातें जरूरी, कोई दिक्कत। देन इसके बाद जो है बेटा आता है, इसके बाद जो आता है अपने पास और भी साइंटिस्ट का थ्योरी आया जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे मैक्सवेल का थ्योरी। मैक्सवेल जो कहा, बोला कि लाइट जो है वो वेव जो है वो, चूंकि सबको पता है, चूंकि आपको पता है जहां तक सब कुछ वेरीफाई हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है जिस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसको वेरीफाई करना। तो ये वेरीफाई किसको नहीं कर पा रहा था, पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन को इसलिए नहीं कर पा रहा था, हाइजन क्या माना था, लॉन्गिट्यूडिनल मांगा था। तो लॉन्गिट्यूडिनल माना, तो अब ये क्या किया, मैक्सवेल आया, बोला उसी पे वर्क कर रहा था, बोला पोलराइज तो हम लोग कर पाते हैं, आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
तो पता चला कि हाइजेंस जो है वो थ्योरी जो दिया था उसमें एक चीज गड़बड़ था। उसने हाइजेंस ने ये भी कहा कि ये जो है बेटा साउंड की तरह इसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, क्योंकि वेव फॉर्म जो है, वेव फ्रंट जो बनेगा वो मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से बनेगा। तो लोगों ने कहा कि बताइए कि जब हम सन से जो लाइट आ रहा है बीच में वैक्यूम भी तो है, कहाँ कोई लाइट है, तब क्या होगा? वहां तो कोई मीडियम तो है ही नहीं। बोला कि बात तो सच है, मीडियम तो नहीं। तो हाइजन से पूछा गया कि बताइए मीडियम तो नहीं है तो आप वेव फ्रंट का बात करते हैं, सन से लाइट कैसे आता है? बोला कि मीडियम है, और वो मीडियम जो है पूरे यूनिवर्स में एक पार्टिकल से, या बोला कौन सा पार्टिकल से? बोला वो पार्टिकल से ईथर। बोला ईथर वही जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? नहीं, बोला वही ईथर है जिसको जो है कई सारा फिल्म में जो गुंडा जो हीरोइन को सुंघा के लेके किडनैप कर लेता था, बोला वही ईथर है। बोला कि अच्छा तो ऊपर जाएंगे तो हमको ईथर पता चलेगा? बोला हाँ जाओ ऊपर, या जो गया है ऊपर उससे पूछो। जो ऊपर गया उससे कौन पूछेगा ईथर था है कि नहीं है? कोई नहीं पूछ पा रहा है। तो जाके जो है उसने कहा हाँ ईथर है, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड है, और ईथर जो है यहाँ पे एयर है तो ये काम कर रहा है बाकी। बोला कि ईथर है तो हमको बताए दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका मतलब ईथर सूंघे तो बेहोश हो गए, जाओ जाओ ऊपर सूंघ लेना, बेहोश हो जाओगे। तो बोला कि ये बातें जो है आगे चल के झूठ होगा। कितना लोग झूठ बोलेगा? हमसे किसी एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारा झूठ बोलना पड़ता है। और अगर आपको पता है कि जब सच्चाई लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चंस करेगा तो अगर सच बात नहीं है तो वो बात पता चल जाएगा। तो लोगों ने कहा ये सब झूठ फूस का बात है, इधर फिधर कुछ नहीं है। तो बोला अब मैक्सवेल काम कर रहा था इस पे, तो मैक्सवेल काम करने लगा तो इसने देखा कि बेसिकली जो है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बोला कि अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोला वेव तो है ही। वो कह रहा था वो कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। बोला कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये ट्रांसफर्स वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस नेचर का है? ट्रांसफर्स नेचर का। तो बात इसको क्लियर पता चल गया क्या? क्योंकि ये कह दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वाइब्रेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। जो ईथर फैला रखा था पूरे यूनिवर्स में वो भी खत्म हो चुका था। दूसरी बात, अब पोलराइजेशन के भी कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर दिया, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। तो खुश हो गया लोग, मान लिया बात तो सही है। बोला बताइए जो वेव प्रोपोगेट करेगा वो किस डायरेक्शन में? तो आपको पता है डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़े हैं, वही बात है। क्या आगे बढ़े यहां से? तो ये किस किस को एक्सप्लेन करेगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। क्योंकि ये भी वेव माना है तो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा? पार्टिकल्स को। देन इसके बाद जो है इसके साथ ये सब बात हम लोग वेव ऑप्टिक्स में थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब लिख चुके हैं। V इज इक्वल टू ई बाय बी होता है, C इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू C बाय म्यू होता है। नहीं पढ़ चुके हैं क्या? तो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? दोनों के एनर्जी डेंसिटी के सम के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी के सम के बराबर होगा। दिस थ्योरी explain rectilinear propagation of light, reflection, refraction, interference, diffraction, but fail to explain photo polarization। नहीं लिखे कहीं? लिख देते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बट फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आता है, इन्होंने कहा कि वेव के फॉर्म में। इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आता है, जिसपे कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। जो अपना चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है बेटा मॉडर्न फिजिक्स, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, तो इसमें जो बेसिकली जो है बोला कि अच्छा ठीक है, अगर ये वेव है तो जब ये किसी वॉल से स्ट्राइक करता है, जब किसी सरफेस से स्ट्राइक होता है तो क्या होता है उसका? तो बोला कि हमें एनर्जी मिलता है। बोला कि एनर्जी कैसे मिलता है? एक पार्टिकल जो है एक वेव को एनर्जी कैसे दे देता है? तो वो उसी के बारे में बात किया। ये कहा कि प्लैंक थ्योरी कहता है कि बेसिकली ना लाइट जो है ना वो कंसिस्ट ऑफ द थिनी पार्टिकल कॉल्ड कॉल्ड क्वांटम, या पैकेट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स। मैंने बोला कि ये जो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है,
जैसे लाइट रे अगर मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पैकेट्स को लेके जा रहा है। बोला कि जब ये किसी सरफेस से इंटरेक्ट करता है तो वो उसको एनर्जी पैकेट प्रोवाइड कर देता है, जिससे स्ट्राइक करेगा उसको वो एनर्जी दे देगा। तो हम जाते हैं तो हमको सेंसेशन ऑफ हीट होता है, वजह है उसका कि लाइट का स्ट्राइक होना। बोला स्ट्राइक नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये क्या है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ फोटोन। तो बेटा फोटोन जो है, जो फोटोन है, तो एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है एच न्यू दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होगा। और इसको हम लोग तो पढ़े हुए ही सॉल्व किए, और इसको तो हमें मॉडर्न फिजिक्स में प्लैंक्स थ्योरी तो पढ़ना ही है। मॉडर्न फिजिक्स का तो बात करते हैं, हम बात करेंगे इसके मोमेंटम क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, पावर क्या होगा, किस पॉइंट पे ये सब चीजें को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट फेल टू एक्सप्लेन ऑल अदर फिनोमिना। क्योंकि इसका मतलब प्लैंक थ्योरी जो बात कर रहा है वो कर दिया बात पार्टिकल्स का। बोला कि जब कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तभी तो मोमेंटम में चेंज होगा। एक पार्टिकल एक वेव से टकरा तो उसके मोमेंटम में कैसे चेंज होगा, जबकि हम लोग देखते हैं ऐसा। तो बोला कि नहीं, कि उसको एक्सप्लेन किया तो बाकी सब चीज को सब कुछ फेल हो गया। तब जाके सबके बाद एक साइंटिस्ट आया, बोला हम सब बात जान गए। बोला क्या जान गए, बोले कि बेसिकली जो है वो सब कोई बात नहीं है, लाइट जो है वो दोनों चीज है। ना मैक्सवेल झूठ बोल रहा है ना तुम लोग झूठ बोल रहे हो प्लैंक को। बोला तब तक तुम दोनों सही बोल रहे। बोला मेरा थ्योरी सुनो वो क्या है। बोला कि ये जो है लाइट जो है नेचर में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है सबके साथ डुअल नेचर आता है, सबके साथ है। बोला मतलब, बोला कि सबके साथ पार्टिकल नेचर भी एसोसिएट होता है और वेव नेचर भी एसोसिएट होता है। आप जो है जो नेचर ज्यादा होता है वो डोमिनेट करता है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है नीट जेई एग्जामिनेशंस का, एक पार्टिकल का एक पार्टिकल का मोमेंटम पूछ लेना। जनरली मोमेंटम हम लोग निकालते हैं किसका, वेव का निकालते हैं, तो उसका पूछ लेगा आपको। तो यहां पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लाइट हैज द डुअल नेचर दैट इज द पार्टिकल एज वेल वेव। दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है। बोला कि जब हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का, तो आप इसका वेव नेचर कंसीडर करो। और जब तुम बात करोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो इसका पार्टिकल नेचर को बात करोगे। समझ रहे हैं बात को क्या। तो बोला कि द एक्सप्लेन एंड विद द वेव नेचर एंड देयर फिनोमिना एक्सप्लेन। वेव नेचर किसको एक्सप्लेन करेगा, इलेक्ट्रिक प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। एंड पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। ये सब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी ऑफ अलग अलग लाइट के बारे में थ्योरी। पहले स्टार्टिंग का आधा किताब तो यही हुआ उस चैप्टर। ये थ्योरी आपको लिख लेना है इसको, लेकिन अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है कि वो यही बात है कौन सा थ्योरी किस एक्सप्लेन करता है, कौन सा थ्योरी जो है वो फेल्योर हुआ है, फॉल्स हुआ है, और किस वजह से हुआ है। जैसे हाइजेन का थ्योरी क्यों फेल्योर हुआ, क्योंकि ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोलराइजेशन को। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है क्यों कर पाया, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है पोलराइजेशन को इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसने वेव को क्या बोला, लाइट वेव को कौन सा बोला, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने वेव माना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, हाइजेंस पे क्वेश्चन ज्यादातर समय आता है। अब यहां से एक बात हम लोग आगे मूव करेंगे, तो हम लोग तो इंटरफेरेंस में इंटर करेंगे, लेकिन जो है एक चीज यहाँ पे और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हाइजेंस में। जब वेव फ्रंट का जब बात किया तो हम लोग एक बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी का या टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट का, डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट का बात यहीं पे कर लेते हैं। वेव फ्रंट जो है वो कैसा होगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे लिखिएगा, थ्योरी खत्म होने के बाद भी वेव फ्रंट के बारे से न्यूमेरिकल यहीं से आता है, तो वहां भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई लोग नोट से लिख, कोई दिक्कत नहीं।
अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास होगा एस्पेरिकल, एस्पेरिकल वेव फ्रंट, एस्पेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, एस्पेरिकल होगा, प्लेन वेव फ्रंट। कुछ नहीं, आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि एस्पेरिकल होने का मतलब है कि एस्पेरिकल कब होगा। जो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट बेटा कैसा होगा, एस्पेरिकल के फॉर्म, एस्पेयर के फॉर्म में मतलब 360 डिग्री पे निकलता है, दैट इज द एस्पेरिकल। बोले सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल दे सकते हैं आप क्या, ट्यूब लाइट से। अगर कोई बेटा पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स, ये अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, बस जो है इस तरह का होगा। ये कैसा रहा बेटा, एस्पेरिकल वेव फ्रंट। आप सबको एक बात पता है इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी होता है बेटा एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जैसे ना कि एक ही सनलाइट को आप कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से अगर उसको कन्वर्ज करा देते हैं तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। आपने ऐसा कई सारा एक्सपेरिमेंट देखा होगा या आपने स्कूल समय में किया भी होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाला कॉन्वेक्स लेंस जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, उसको विंडो के साइड में रख के उसको लाइट कन्वर्ज लाइट को किसी के जो है बॉडी पे इंसिडेंट कराते थे, ठक से लगता था क्या हो गया, अरे नहीं होता था ऐसा, वैसा ही फील होता है जैसे कि ठक से। कई बार ऐसा होता आपने देखा होगा कि पेपर का एक टुकड़ा रख दिए, उसको सनलाइट में रखे, उसमें आग लगा दिया, माचिस का तीली ले गया स्कूल से बच्चा, उसको रख दिया और कर दिया, है कि ना। कई बार तो ऐसा भी होता है बच्चा जो है दीपावली के बाद स्कूल में आता है, सरकारी स्कूल में जाता होता है, खिड़की पे जो है वो रख दिया है, वो छोटा छोटा वो लाता है पटाखा, लेके आया, हाँ रख दिया, और यहाँ दूर से जो है पीछे बैठ के, विंडो आगे है उसके सीट पे रख दिया है, और पीछे बैठ के यहाँ से लेंस से उस पर लाइट इंसिडेंट करवा रहा है। पीछे लड़का मस्त है, बोले सर हम तो, सर आवाज वहां हुआ है सर। मास्टर भी सोचे, पूरा सर्च करे पूरा क्लासरूम में, जो जलाया होगा उसके पास माचिस तो होगा, माचिस मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बोला नहीं सर हम देखिए हम कुछ नहीं किए सर। कि जो बदमाशी करने वाला बच्चा ऐसे शरीफ बनता है जैसे लगता है कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। कभी कभी तो देख के लगता है कि इस पाप को हम अपने ऊपर सारा ले लें एज ए टीचर। अगर बच्चा बात कर रहा, बोले ए तुम बात करो, बोले नहीं सर हम क्या कर रहे हैं सर, बोला खड़ा हो, बोले नहीं सर हम नहीं, बोले सर हम कर ही नहीं रहे हैं, बोले कैमरा चेक करेंगे, सर माफ कर सर प्लीज सर, ये तो कैमरा आया तो अच्छा हो गया। बोला नहीं सर आप जांच कराना करा लीजिए सर, हम किए ही नहीं गलती सर। बोला ये देखो वीडियो आ गया, बोला आ गया ठीक है सर, हमके गलती माफ हो गया सर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहां से न्यूमेरिकल देखो बेटा, वापस आते हैं, वापस आ जाए हम, बढ़े आगे, ये तो माफी मांगते फिरोगे। देखो इंटेंसिटी, दिक्कत यही है ना, दिक्कत ये है फार्मूला एक भी याद नहीं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे हो। बोले सर देखिए हंसी मजाक करते हैं वही मजा आता है सर। अब शुरू करें, ओके। तो बेटा इंटेंसिटी आई इक्वल टू ई बाय ए इंटू, है कि नहीं। हम तो चाहते एक डेढ़ महीना और समय रहता, दिसंबर तक सिलेबस खत्म करता, कितना मजा आता, है कि नहीं।
अब तो हमको पता है क्यों मजा आता है तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ता। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू होगा। तब तो ये नहीं करोगे सर सिलेबस नहीं हुआ। एक चैप्टर अगर रह जाए, 6 चैप्टर खत्म हो गया, टेस्ट में आ रहा है, सिलेबस नहीं पूरा हुआ था। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब तुम्हारा बारी आएगा, एग्जाम का भी डेट आ जाएगा, तो सामने दिखेगा रूटीन आ चुका है। बिहार बोर्ड वाला का तो रूटीन भी आ गया है। नहीं, आने वाला है, मतलब ये लगभग तो हो ही गया, 1 या 2 फरवरी से है। 2 फरवरी से। जब भी हो एग्जाम बेटा पढ़ के जाना, वहां मास्टर पढ़ाएगा नहीं, ये याद दिला देता है तुमको। आई इज इक्वल टू ई बाय, जैसे यहाँ बिना पढ़े चलाते हो वहां ऐसे नहीं चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। आई इज इक्वल टू ई बाय 80, देखो ध्यान से, अब वापस आते हैं बेटा। ए आप एक या तीन तीन आदमी को एंगेज करके रखिए, देखो कैसे। आई आई इज इक्वल टू ई बाय 80, आई इज इक्वल टू ई बाय 80। तो बेटा यहाँ पे जो सोर्स है, सुनिए बात कर, जो सोर्स जो है एनर्जी पर यूनिट टाइम डिफाइन एज अ पावर, मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा अभी तुरंत। बेटा पी क्या है? पावर। क्या हम किसी सोर्स का पावर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन सर एक बात है, जब हम किसी सोर्स के पास में रहते हैं तो हमें ज्यादा इंटेंसिटी पता चलता है, दूर जाते हैं तो हमें इंटेंसिटी कम आता है। ये अच्छा हुआ जिसने दुनिया बनाया हम लोगों को अर्थ पे ही जन्म दिया, अगर बुध ग्रह पे देता तो बेटा जन्म लेते ही खत्म, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वहां पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली डाटा नहीं याद है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, अपना खून खोल जाता कितना पे, 100 डिग्री पे ही। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो फिर भी 150 डिग्री डिग्री पे तो खोल ही जाता। पता मेरा खून खोल रहा है, खत्म, सब इपिरोरेट खत्म, बॉडी सूख सा के खत्म। और शाम में इतना ठंडा होता बेटा, ठंडा से मर जाते, दिन में जन्म लेता तो गर्मी से मर जाता। दोपहर में तो खत्म। और ये सोचो तुमको जन्म देता कौन? वापस आते हैं। ए हमको बहुत पढ़ाना है, तुम समझते हो मेरा प्रेशर, बातचीत से वापस हमको याद दिला देख लो सर। हाँ सर। नहीं ये नहीं बोला सर पढ़ाना, तो गुस्से आ जाएगा। ये करना सर, 2 दिन ही बचा है आपके पास अभी। ये नहीं कहना आपके पास 2 दिन बचा सर, सिलेबस के लिए 2 दिन बचा है। बात को मॉडिफाई करके बोलना है। तो बेटा पावर बाय किसी सोर्स का हम पावर चेंज नहीं कर, 100 वाट का बल्ब है तो वो 100 वाट का ही रहेगा। लेकिन सर इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। हम जो है बेटा ट्यूब लाइट को दूर से देख सकते हैं, बेटा एलईडी लाइट को दूर से देख सकते हैं, क्या नजदीक जाके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कहता है कि सनलाइट को आप जो है सन को डायरेक्ट नहीं देखें, क्यों? इंटेंसिटी ज्यादा है। तो बेटा इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो ऐसा लिखें तो हो गया पावर बाय एरिया को स्पेरिकल स्पेयर का एरिया। अभी देखो पूछेंगे अभी, हाँ तुम दोनों पीछे लड़ रहा था, खड़ा हो दोनों। हाँ दोनों में मिल के हमको बता दो स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है। दोनों मिल के आधो आधो बताओगे तो हम जोड़ लेंगे। 4 पाई आर, क्या ये सही है? देखो तुम्हारा दोस्त कर रहा है, नहीं 4 पाई। हाँ तब मिला के बोला, बैठो दोनों। तो कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कह सकते हैं बेटा इंटेंसिटी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब बात नहीं, बैठो। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हम कहें किसी पॉइंट पे, पॉइंट एक्स पे, क्वेश्चन आता है बेटा, एक्स पॉइंट पे, आगे सब क्वेश्चंस कराएंगे कल, एक्स पॉइंट पे जो है किसी पॉइंट सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आई नॉट है, आया वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आई नॉट है, तो बेटा 2x पे इंटेंसिटी कितना होगा? आई नॉट बाय 4।
क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये होगा, किसके लिए बात कर रहे थे बेटा? एस्पेरिकल के लिए। तो आप ये बात भी जानते होंगे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है क्लास 11 से। तो इसका मतलब यहां पे बेटा लिखे तो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। किस केस में बेटा? एस्पेरिकल वेव फ्रंट के केस में। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होगा। बोले कि सर अगर सिलेंड्रिकल सोर्स है, सिलेंड्रिकल सोर्स कौन है अपने पास? लाइक ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कैसा है? सिलेंड्रिकल। तो इससे जो है जो वेव जो सर निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी जाएगा, इधर भी, इस सब को वेव फॉर्म को अगर मिलाएं, वाइब्रेशन पार्टिकल के लोकस को अगर मिला दें, तो जो वेव फॉर्म बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। ये बेटा सिलेंड्रिकल होगा। अगर सिलेंड्रिकल है बेटा, तो आप जो है सिलेंड्रिक इंटेंसिटी का बात करेंगे तो अगेन सर इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया जो है वो सिलेंडर का एरिया। अब फिर पूछा क्या? कोई नहीं बात कर रहा है? कौन नहीं कर रहा था? देखो, तो बेटा इंटेंसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ये बेटा एम्पलीट्यूड है, ध्यान रखिएगा, है ना? ये एरिया नहीं है, एम्पलीट्यूड। ये जो है बेटा एरिया है। तो बेटा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में बात करें तो एरिया क्या होता है सिलेंडर का? कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इंटू एच। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच। एच तो इसका हाइट है, आर क्या है? रेडियस है। अगर हम लोग देखो बात ऐसा, अगर एक ये देखो ये वेव फ्रंट बना, अगर हम इससे इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट पे ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। तो रेडियस तो ये है ना बेटा, समझ रहे बात हो क्या? अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा कुछ। तो ये अगर ये R1 है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से R2 हो जाएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R होगा। तो आप ऐसा कहेंगे I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब है कैसा कहेंगे कि I1/I2 इक्वल टू R2/R1। और एम्पलीट्यूड का बात करेगा तो ये जानते हैं, रिलेशन निकाल लेंगे, है कि नहीं? अगर एम्पलीट्यूड का तुम कहोगे तो हम लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू, ये होगा बेटा R2/R1 का अंडर रूट। कोई तकलीफ है तो बता। क्या बेटा? क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं प्लेन वेव, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसा होगा? ऐसा पैरेलल लाइट रे जो है इंसिडेंट होगा तो पैरेलल वेव फ्रंट बनाएगा। क्या होगा? देखो बेटा डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो नहीं पढ़ रहे हो तुम, हम कुछ बोल रहे हैं ना। जहां मैं पिघल गया। देखो तो बेटा ये पैरेलल जो है, वो तो बात है, कब डिस्टर्ब तो खैर बहुत समय से कोई। अब वैसे भी सब चीजों, हाँ हाँ सिलेबस, हाँ देखो पैरेलल लाइट रे वेव आ रहा बेटा, आ रहा है जैसे कि जैसे ये जो है, अब इससे इससे जो वेव फॉर्म बनेगा बेटा, सोचिए ना इससे कैसा बनेगा? सीधा सा
सिलेंड्रिकल या क्यूबाइडल बोल सकता है, नहीं ये क्यूब के फॉर्म में आएगा, जैसा वो पिलर है वैसा ही लाइट रे सीधा जाएगा यहाँ पे, हाँ कि ना। तो इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं, एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो इंटेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, याद रखिएगा। तो इस केस में इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो है वो कैसा होगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट। एक्स डिस्टेंस पे बात करें, 2x डिस्टेंस पे बात करें, 3x डिस्टेंस पे बात करें तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो दिक्कत, तो एक न्यूमेरिकल तो बनता है, कर ले, गुड, लेकिन बढ़ने दो आगे तब ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सस्ता और अच्छा, तीनों टाइप का क्वेश्चन। इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x from a source of is I naught. Then intensity at a distance x from a source is I naught. Then find out intensity at a distance x, 2x, 2x for for कहाँ पे बेटा, वही सोचे कैसा, तो सोर्स, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या है ना कि इसमें ये नहीं बताया कि वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, तो आपको ध्यान, कुछ मत सोचो, जिसके बारे में बोला उससे एक लाइट रे को निकाल के देख लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट है सर 360 डिग्री पे लाइट, मतलब स्पेरिकल। और अगर सर सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है तो सिलेंडर के फॉर्म में ही लाइट रे जाएगा, इसका मतलब सिलेंड्रिकल। अगर पैरेलल लाइट रे आ रहा है तो इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका मतलब सॉल्यूशन करेंगे, आपको पता है ए नंबर में कैसा है, पॉइंट सोर्स, सोर्स जो है बेटा, सोर्स, सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स अगर है तो इसका मतलब है कि ये बनेगा स्पेरिकल, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू I1 है बेटा I नॉट, I2 निकालना है, R2 है 2x, R1 है x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, अरे उल्टा कैसे आ रहा है, हाँ सही तो आ रहा है, ये बेटा I नॉट बाय 4 के बराबर होगा, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगा, ठीक तो आया है। बी पार्ट कितना होगा बेटा, सोर्स कैसा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल अगर सोर्स अगर है, कितना हमको अच्छा लगा ये बात सुन, कहते सर मेरा गलती।
तो कई बार ना होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मायोपिया कि नहीं सर, लाइफ में इतना ईमानदार तो होना ही चाहिए। कुछ सीखे कि ना सीखे, हो सकता है फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा हो, केमिस्ट्री नहीं आ रहा हो, लेकिन इतना तो सीख रहे हैं कि हमको ईमानदार सर लाइफ में बनना है सर। कई जगह ऐसे भी कंडीशन आता है जहां हमको ईमानदार ही रहना पड़ता है। अगर आपको रिलेशन बहुत अच्छे से निभाना है तो आपको ईमानदारी से ही निभाना होगा। वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, है कि नहीं? जैसे हम अपने पेरेंट्स मेरे लिए एकदम 100% हमेशा ईमानदार है। कभी पिताजी या मम्मी आपको धोखा नहीं दे सकती है कि नहीं? वो हमेशा अपने लिए ईमानदार होता है कि नहीं? हम लोगों को उसके लिए हमेशा ईमानदार बनना पड़ेगा, है कि नहीं? किसी से आप प्रेम करते हैं तो भी आपको बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाना खा लिए बाबू, मैसेज फॉरवर्ड टू ऑल, देख रहे हैं किसको किसको भेजना है, 3-4 को सेलेक्ट किए भेज दिए, है कि नहीं? लग तुम बताओ मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो? बोला हाँ बाबू तुमसे प्यार करते हो। मैसेज जो आया ना फॉरवर्डेड लिखा हुआ था ऊपर, नहीं अब किसी और का मैसेज आप भेजते हैं फॉरवर्डेड, तो उसको आया हुआ था मैसेज फॉरवर्डेड, हाँ बाबू तुम ही से प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि वो किसी और को भी भेज रखा है पहले से। देखो ऐसा नहीं ठीक। तो नहीं, हमको अपना याद आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक दो लोग करे तो करे, 3-4 लोग की मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन हम अभी भी ईमानदार हैं। सिलेबस आगे बढ़िए। तो सिलेंड्रिकल सोर्स पे हम वापस आते हैं। वो तरीका भी अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे, जब आप जो है इन सब चीजों से बच के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं कैसे। फॉर्मूला अगर ध्यान है तो सब कुछ हो जाएगा। I1/I2 = R2 तो ये बेटा डिस्टेंस 2x डिवाइड बाय, तो ये बेटा I0/I2 = 2/1। तो ये बेटा आ गया I2 = I0 है ना। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट, फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट, इंटेंसिटी intensity intensity at a point x is I0, then find out intensity at a 3x। कौन सा सही होगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट है तो इंटेंसिटी सारे पॉइंट्स पे सेम होगा, इसलिए I0। अब ये उम्मीद मत रखो कि हम एम्पलीट्यूड का भी सेम क्वेश्चन सॉल्व करें। अरे नहीं समझे बात को। इन above क्वेश्चन 1 and 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर ये 1 है। इन above क्वेश्चन 1 and 2 फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, फाइंड आउट रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एट x and 2x डिस्टेंस। नहीं समझे बात को। इंटेंसिटी का निकाले हैं
और x और 2x डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है। जैसे इंटेंसिटी का रिलेशन मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर 1 पॉइंट पे अगर A1 है 2 पॉइंट पे A2 है तो A1/A2 क्या होगा, ये रिलेशन निकालना है। ये करवा दिए हैं तो बाकी आप कर लोगे, ठीक है क्या। देन बेटा हम लोग यहाँ से अब आगे मूव करते हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हमारा है वो है इंटरफेरेंस। स्लाइड हम एडजस्ट कर देंगे। अब इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या होता है, 15-20 मिनट तक साथ चलिएगा, देखिएगा कि पढ़ाने के बाद हम आपको कह देंगे कोई जरूरी चीज। अगर नहीं समझे तो यही कह देंगे, समझ लिए तो कह देंगे बहुत अच्छा बात। देखो बोला कि सिंपल सा इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या है। सिंपल सा इंटरफेरेंस फिनोमिना है सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ टू लाइट वेव। अब कोई भी वेव सुपर इम्पोज तब करेगा, कब करेगा, इसका कुछ कंडीशन है। पहला बात यह है कि सेम जो होना चाहिए बेटा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये ही हो जाता है कि आगे चल के दो बात कहेंगे छोटा छोटा। आपसे पूछा जाता है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स वो होता है कि एक ही सोर्स से निकलने वाला वेव जो होता है वो कोहेरेंट होता है। सेम फेज का, सेम वेवलेंथ का, सेम फ्रीक्वेंसी का जो वेव है वो कहलाता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि सुपर इम्पोज करने के लिए सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। क्योंकि आपने पढ़ते थे क्लास 11th में वेव चैप्टर में कि दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सुपर इम्पोज, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो घट जाता था। नहीं, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन, सुपरपोजिशन, redistribution of energy take place called phenomena of interference। ये इंटरफेरेंस है, हमारा इंटरफेरेंस हुआ। एट द सम पॉइंट एनर्जी इज मैक्सिमम कॉल कंस्ट्रक्टिव, बट द अदर पॉइंट एनर्जी इज मिनिमम कॉल द डिस्ट्रक्टिव। डीई होगा, यस, RUI, डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के केस में के फॉर्म में जो है एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। इंटरफेरेंस फिनोमिना ओबे द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इंटरफेरेंस होगा कैसे, सुपर इम्पोजिशन के बारे में आप सब जानते हैं। जैसे सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो वेव है बेटा, एक वेव है, ये वेव है, ये y1 वेव है, एंड ये एक दूसरा वेव है जो कि y2 वेव है, जो कि इस पॉइंट P पे जो है वो सुपर इम्पोज हो गई। अब ये वेव जब सुपर इम्पोज हुआ तो अगर हमने कहा कि हमारे लिए y1 का जो इक्वेशन है, किसी भी वेव का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस माइनस ऑफ फाइव। हमने कहा कि सुपर इम्पोज तब वही वेव होगा जो सेम डायरेक्शन में परपोगेट कर रहा है। सर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तभी कर पाएगा, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने लिखा इक्वेशन y1 इक्वल टू ए साइन ऑफ, साइनोसोडल वेव ले लिए, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, साइन अपोजिट है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में जा। दूसरा जो हमने वेव लिया इसका मतलब ये हमने लिया a2 एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ हमने फाई ले लिया, कुछ फेज डिफरेंस है। ये पहुंच रहा है अलग जगह से, ये अलग से जा रहा है। हो सकता है कि दोनों जो है वाइब्रेट, दोनों साइनोसोडल है, सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो है दोनों का फेज जो है वो अलग अलग है। हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेव एक साथ मैक्सिमम हो रहा है, एक साथ मिनिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, ऐसा नहीं है। हो सकता है जब ये मैक्सिमम हो ये मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में परपोगेट कर रहा है, सेम वेवलेंथ है, सुपर इम्पोज करेगा। तो आपको पता है सुपर इम्पोजिशन का के बारे में, आपको कहानी पता है, अगर ये इम्पोज करेगा y1 प्लस ऑफ y2 के बराबर आएगा रिजल्टेंट। दोनों वेव को बेटा जोड़ देते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। दोनों वेव को हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी
माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव, इस दोनों को हमें जोड़ना है। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, हमने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिख के दिए थे, अभी पूछेंगे कि कैसे इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो बोले कि सर यहाँ पे इसके साथ अलग है, फंक्शन अलग है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले लें, ये ओमेगा टी और इसके साथ ऐड होने वाला एक टर्म है। अगर हमें अभी इस वेव को थोड़ा सा ब्रेक करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पहले तो लिखने से पहले इस लाइन को सीधा कर ले, स्ट्रेट लगभग ऐसा लिख सकते हैं बेटा। y इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, कलर दिख रहा है, a1 नहीं दिख रहा है, के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी है प्लस, ये देखो तो बेटा साइन ए और ये बी के फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, a2 से मल्टीप्लाई होगा, लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ फाइव प्लस ऑफ साइन ऑफ फाइव कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। कोई दिक्कत? ऐसा लिख सकते हैं। अब a2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। साथ दीजिएगा। अब बातचीत मत करना, क्योंकि बड़ा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर मिस्टेक होगा तो फिर से करना होगा, सारा समय बर्बाद हो जाएगा। a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और ये इसके साथ cos फाइव मल्टीप्लाई हुआ, a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a2 साइन ऑफ फाइव, ये cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बेटा के एक्स। जो y इज इक्वल टू चल रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि यह दिख रहा है कॉमन तो आप कर सकते हैं। बोले सर यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? a1 यहाँ से बचेगा प्लस ऑफ a2 cos फाइव। ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? देखना तो a1 प्लस ऑफ a2 cos ऑफ फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये बचा, इसको कॉमन ले लिए, प्लस ऑफ में देखो अब मेरे पास जो टर्म बचा यही वाला टर्म बचा ना, a2, इसको ऐसे लिखो a2 साइन फाइव, a2 साइन ऑफ फाइव इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ऐसा ही है क्या? अभी तक कुछ नहीं किए, जो था उसको हमने एक्सपेंड किया और ऐसा हमने लिख दिया। एक चीज हम देख पा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कुछ कि ये साइन के अंदर और ये कॉस के अंदर जो एंगल है वो दोनों सेम ही है। नहीं, जैसे ऐसा होता कि साइन इधर कॉस है, इधर बन जाए बेटा कॉस, इधर बन जाए एगो साइन, इधर भी कॉस बन जाए और इधर जो है इधर क्या बन जाए? साइन है, तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन एंगल एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा करें, इस वाले टर्म को a1 प्लस ऑफ a2 कॉस ऑफ फाइव इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कैपिटल A1, और इसको हमने कहा ये एंगल कॉस ऑफ थीटा है, इक्वेशन 1 माना। इधर जो है a2 साइन ऑफ फाइव को मान लेते हैं a2 साइन ऑफ थीटा, 2 नंबर को मान लिए। अब इक्वेशन क्या होगा देखिएगा, अब इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू a1 कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ a2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा।
अब देखो ना, कॉस थीटा ये कॉस, इसको अगर हम लोग ए अब बी मान लेते हैं, मतलब समझो ना, ये साइन ए कॉस बी, कॉस बी साइन ए, ऐसा हो रहा है क्या? दैट इज एंगल साइन और कॉस में एक्सचेंज हो रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सर ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। क्लियर है क्या? तो अच्छा अच्छा, A1 A2 मान लिया ना, एक काम कर, ए मान लीजिए, क्योंकि एक जैसा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अगर ऐसा हमने इसको मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो एक अलग एम्पलीट्यूड आएगा। ये भी क्या, कभी ऐसा वेव हमने पढ़ा है 3 + 4 cos थीटा, तो इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका A2 साइन ऑफ फाइव, देखो ये भी A2 है, A2 दोनों का एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, सेम ही होगा। हमने लिखा था जब एसी चैप्टर पढ़ रहे थे, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो इसका भी A2 है, इस वेव का एम्पलीट्यूड भी वही है। तो हमने एक वेव का इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका एम्पलीट्यूड ए है, दोनों का बराबर ही है, और ये हमने थीटा थीटा एंगल ले लिया। तो दिक्कत, तो इसका मतलब अगर देखो तो हम लोग लिख सकते हैं y = a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ थीटा, लिख सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास एक इक्वेशन आया, और वो उस वेव का इक्वेशन है जो दोनों सुपर इम्पोज होके बनाया था। इसका मतलब सच में सर सुपर इम्पोजिशन तो हो गया। इसका मतलब ये बात सही है कि अगर सर दो वेव को मिलाए, दोनों मिलके एक सिंपल एक वेव बन गया, तो इसका मतलब सुपर इम्पोजिशन हुआ। इसका मतलब सर सुपर इम्पोजिशन तो हुआ। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि इसका जो ये एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट जो वेव बना, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? अगर देखो तो ये एम्पलीट्यूड है इसका। हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है, अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर दें, अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दें और इक्वेशन जो है 2 का भी स्क्वायर करके ऐड कर लें, नाउ ये बेटा रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन था। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लें तो क्या होगा? सर इक्वेशन को ऐड करेंगे दोनों को तो रिजल्ट ये आएगा बेटा, A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2A1 प्लस ऑफ 2A1 इंटू A1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। A1 प्लस A2 कॉस का होल स्क्वायर करो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ओपन करो, क्या आता, A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ, इसका स्क्वायर करो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू, इधर क्या आता, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखो तो यहां से बेटा रिजल्ट ऐसा कह सकते हैं क्या, देखो यहां से इस दोनों वाले इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस दोनों को लिखो तो अगर A2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना 1। ऐसा लिख सकते हैं इसको, A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू, इधर भी तो यही आया A स्क्वायर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो आया है रिजल्टेंट वेव का, वो क्या आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2
A1 A2 कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा, स्क्वायर था इधर रूट ले लिए, बोले सर काम हो गया। अपने लिए यही इम्पोर्टेंट था, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ये फॉर्मूला याद है तो ज्यादातर चांस है कि नीट का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। रिजल्टेंट जो वेव बना बेटा उसका एम्पलीट्यूड कितना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 1 A1 A2 कॉस थीटा। और आप सब जानते हैं रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आया है तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट अगर एम्पलीट्यूड आया है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा आप जानते हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्क्वायर है तो ये I1 का स्क्वायर है, का मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नेट इज इक्वल टू होगा, ये I1 का स्क्वायर है तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, I2 का स्क्वायर है तो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव प्लस ऑफ 2 इंटू A1 मतलब सर अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इंटू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव इंटू कॉस ऑफ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। होगा कि नहीं होगा। ये दोनों फॉर्मूला अपने लिए बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब यहां से दो बात अगर हम लोग कर लेते हैं इसी में, 1 नंबर और 2, ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस आता है तो हम लोग यूज कर लेते हैं। और 2 वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड A0। अगर बेटा दो वेव है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही है, A0 के बराबर है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो A नेट इज इक्वल टू, तो बेटा यहां से स्क्वायर करो, A का स्क्वायर A0 का स्क्वायर प्लस जाते A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर से दो देखो वेक्टर एडिशन नहीं है और सुपर इम्पोजिशन थ्योरम वेक्टर फॉर्म में, अगर A1 A2 दो वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट निकालो तो क्या आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर होता था, यहाँ एंगल क्या है बेटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डिफरेंस हो जाए तो फेज डिफरेंस ऑफ द वेव है। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो, तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, यहाँ पे देखो, ये बेटा यहाँ पे वही तो हमको लगा, देखो ये कॉस स्क्वायर फाई है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे थीटा नहीं फाई आएगा। ये जो फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच में कितना था, फाई था ना, तो क्या आता, कॉस फाई आता। ये क्या है, फाई। तो दोनों के बीच में फाई क्या बेटा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है, फाई है। तो ए नेट इक्वल टू निकालो तो रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो तो 2A0 कॉमन ले लें तो ये आएगा बेटा 4, नहीं A स्क्वायर तो हो गया 2A स्क्वायर, तो हो गया बेटा, निकाल दें क्या, A स्क्वायर प्लस ऑफ 2A स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर,
अच्छा ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी, टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ फाइव, टू ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन प्लस कॉस ऑफ फाइव, टू ए स्क्वायर इंटू ऑफ साई वन प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव बाई टू अंडर रूट, तो टू ए, तो आ जाएगा टू ए कॉस फाइव बाई टू, तो ये आएगा टू ए नॉट कॉस ऑफ फाइव बाई टू। अगर बेटा एम्पलीट्यूड जो है दोनों वेव का सेम हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो टू ए कॉस ऑफ फाइव बाई टू। हम लोग ऐसा पहले भी पढ़े, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो उसका रिजल्टेंट टू ए कॉस ऑफ फाइव बाई टू थीटा बाई टू। क्या याद है यहां तक बात? पढ़े आगे? कहाँ पे? यहाँ पे भी फाइव ही होगा, कर देते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, अभी इंपॉर्टेंट चीज आएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा फॉर टू वेव हैविंग सेम इंटेंसिटी, अगर बेटा सेम इंटेंसिटी है तो क्या होगा? इंटेंसिटी के लिए देखो तो क्या होगा, आई नॉट प्लस ऑफ टू आई नॉट कॉस ऑफ फाइव, टू आई नॉट कॉमन ले लें तो वन प्लस ऑफ कॉस ऑफ फाइव हो गया, टू आई नॉट इंटू टू कॉस स्क्वायर फाइव बाय, तो फोर आई नॉट, अरे बोलो ना, तो कितना होगा, आई नेट इज इक्वल टू फोर आई नॉट, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। क्या कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू? वैसे भी देखो ना, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड के लिए रूट लेना होगा, रूट ले लें, यहाँ पे रख दो इंटेंसिटी आई नॉट के जगह पे ए नॉट का स्क्वायर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टू ए नॉट कॉस फाइव बाई टू। ये आ गया। ये तो दो इंपॉर्टेंट बात की कि डायरेक्ट अगर ज्यादातर समय आता है कि इंटेंसिटी सेम हो तो क्या होगा। दो और जबरदस्त क्वेश्चन इसमें आता है, तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, इंटरफेरेंस से समझ लिए कि यही 4 पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है हमारा कि इंटेंसिटी आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या होगा, आपके पास बेटा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला किसी से भी आप पूछ सकते हैं, पूरा फॉर्मूला अभी याद आपको हो गया होगा कि अंडर रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव। अगर हमें इसको अगर मैक्सिमम करना है तो क्या करना होगा, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का बात करें तो ये वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस फाइव वन होगा, तो ये बनेगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए वन ए टू अंडर रूट, ये क्या है बेटा, ए वन प्लस ऑफ ए टू का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका मतलब ए वन प्लस ऑफ ए टू। तो एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होगा वो सिंपली जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के बराबर होगा ए वन प्लस ऑफ ए टू। मिनिमम का बात करते तो ये वैल्यू यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, तो हम लोग माइनस, चूंकि रूट कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, ए वन माइनस ए टू का मॉड लगाएंगे। इंपॉर्टेंट है
तीसरा नंबर पॉइंट, हर चौथा, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस में, यही 4 पॉइंट है ही। एंड चौथा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बात करें इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगा और इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम क्या होगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ऑफ 2 टाइम अंडर रूट I1 इन I2 कॉस ऑफ फाइव। अगर तुम देखो तो जरा ध्यान से ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाइव। अगर बेटा ये मैक्सिमम कर दें तो कॉस फाइव 1 होगा, तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए कौन है हमारे लिए अंडर रूट ऑफ I1, A2 कौन है अंडर रूट ऑफ I2। अगर आपको वेव का इंटेंसिटी दिया हुआ है I1 I2 तो उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेंसिटी मिनिमम कितना, अगर ये -1 तो यहाँ माइनस साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है क्या यहाँ से। तो यहाँ से हमने दो बात आपके सामने किया कि सर जब वेव, जब सर आपस में सुपर इम्पो, बात नहीं ध्यान सुनिए, कि हम लोग बात की वेव सर सुपर इम्पोज किया तो रिजल्टेंट जो वेव आया उसका एम्पलीट्यूड कितना, अंडर रूट ऑफ A1 जगो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 1 A1 A2 कॉस ऑफ सॉरी क्या आप बोल रहे थे, ओ एम्पलीट्यूड बोल रहे थे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया बेटा अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाइव। तो अब ये चार जो अगर बात करें कि अगर एम्पलीट्यूड सेम हो दो वेव का तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A0 कॉस ऑफ 5/2, इंटेंसिटी आएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। इंटेंसिटी ये ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर ये पूछा जाता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना A1 प्लस A2, एम्पलीट्यूड मिनिमम मॉड ऑफ A1 माइनस A2, इंटेंसिटी मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी मिनिमम अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा कि सर जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेगा तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे सर कंस्ट्रक्टिव बनेगा, जहाँ मिनिमम होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। तो अपने पास जो है एनर्जी मैक्सिमम तो कंस्ट्रक्टिव, जहाँ मिनिमम वहाँ डिस्ट्रक्टिव। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू बाय ए इन टी होता है, तो पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जहाँ वेव का एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगा डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसा बात कहें कि कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, ब्रैकेट में एनर्जी भी बात कर सकते। कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और डिस्ट्रक्टिव पे इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो होगा बेटा वो मिनिमम होगा एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। है मजाक नहीं, आगे देखिए जल्दी से फटाफट, 5 पॉइंट इसमें है। अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव है, एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड कितना आएगा,
अगर बात करें एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आता है तो वो देखना बेटा रिजल्ट ये आता है अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर। जल्दी से सब आदमी बोलिए इसको फटाफट। A1 का स्क्वायर प्लस ऑफ A2 कॉस ऑफ क्या आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर बात करें तो सर यहाँ पे पहले हमें इंटेंसिटी का बात करना चाहिए था, तब करना चाहिए था एम्पलीट्यूड का। ओके, तो वही काम करते हैं, पहले हम लोग जो है इंटेंसिटी का बात कर देते हैं तब इसका बात करें। अगर बात करें इंटेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं तो इंटेंसिटी I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 I1 I2 अंडर रूट कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई रूट से बाहर है। अगर बात कर रहे हैं बेटा इसके मैक्सिमम होने का, अगर हम इसके मैक्सिमम होने का अगर बात कर रहे हैं इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम अगर हुआ तो इसका मतलब है कॉस ऑफ फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा। कॉस ऑफ फाई मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 के बराबर होगा। कॉस ऑफ फाई मैक्सिमम कितना होगा, वो कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो कॉस फाई 1 है तो इसका मतलब फाई बराबर कितना होगा। फाई बराबर सिर्फ जीरो से काम नहीं चलेगा, जीरो हो सकता है अगेन सर 2 पाई हो सकता है सर 4 पाई हो सकता है 6 पाई हो सकता है। अगर आगे आप बात करोगे इन जनरल फाई इज इक्वल टू n पाई हो सकता है। लेकिन शर्त यही है कि सर यहाँ पे n इक्वल टू 0 से लेके 1 2 4 सर कुछ सकता है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है तो हमें ऐसा मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सर अगर फेज डिफरेंस देख के आप बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव। इधर वापस आइए बेटा, पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं तो अगेन इंटेंसिटी बराबर सर फॉर्मूला तो सेम ही होगा I1। बोलिए फटाक से। ओके, तो इसका मतलब है कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू -1 होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है तो इंटेंसिटी जो है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इंटेंसिटी जो है मिनिमम होना चाहिए। तो बेटा इंटेंसिटी जो होना चाहिए वो कैसा, मिनिमम। कॉस फाई -1 तो क्या होगा, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू होना चाहिए कितना बेटा, पाई। अगेन सर 2 पाई ऐड कर दो, 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस डैश डैश डैश। तो इसका मतलब फाई इक्वल टू 2n माइनस ऑफ 1 पाई बाय 2n-1 पाई होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब ऐसा हो पाएगा जब n इज इक्वल टू जो हो 1 2 3 4 ऐसा हो। ये हम इसलिए लिख दिए कि आपके मॉड्यूल में ऐसा जनरली ऐसा ही लिखा जाता है क्योंकि ऑड नंबर है। कैसा बात हो रहा है बेटा, ऑड नंबर। तो इसका मतलब माइनस पाई इसके लिखो तो यहाँ से बेटा अगर 2n+1 पाई कर दिए तो इसका मतलब है n का वैल्यू 0 से शुरू होगा। इसलिए घबराइएगा नहीं, इसको याद मत रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि cos फाई -1 जहां जहां होगा वहां वहां डिस्ट्रक्टिव, जहां cos फाई मैक्सिमम होगा वहां वहां कंस्ट्रक्टिव। एक लास्ट रिलेशन है जो आपने कभी पढ़ा होगा वेब ऑप्टिक्स में, आपसे पूछना चाह रहे हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन कभी पढ़े हैं आप? पूरे वेब ऑप्टिक्स का एक ही इंपॉर्टेंट था
डेल्टा एक्स बाय लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई पढ़े थे। वेब ऑप्टिक्स पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए। ये याद रखिएगा तो यहां से हम बेटा डायरेक्ट अब लिख पाएंगे सर डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई बाय 2 पाई इन लेमडा। तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो डेल्टा फाई क्या क्या है 2n पाई के बराबर। 2 पाई से डिवाइड अगर दे दें तो क्या होगा, तो सर ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा n लेमडा। n लेमडा का मतलब हुआ n हमने क्या मान रखा है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 0 हो, फिर क्या आएगा बेटा 2, मतलब लेमडा हो 2 लेमडा हो 3 लेमडा हो, इस तरह से जो चलेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, पाथ डिफरेंस। और इधर हम लोग बात कर लें तो 3 नंबर, तो हमें डेल्टा एक्स बराबर जो आना चाहिए n-1 इंटू लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। यहाँ पे वैल्यू देखो 2n-1 पाई इंटू लेमडा बाई 2 पाई, पाई से पाई तो कट गया लेकिन नीचे रह गया, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रिजल्ट जो अपने पास आएगा, तो यहाँ से बेटा यहाँ पे देख लो ना, इसे डिवाइड कर दो 2 पाई से, यस लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एंड सो। कोई दिक्कत, ये आपके पास ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा है, समय हो गया क्या, हो गया 15-4 ओके। इसके आगे इसमें 2 पॉइंट और रह गया, तो आप अपना मॉड्यूल खोलिएगा, 2 पॉइंट है क्या क्या, बस हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड जो है कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा 4 नंबर, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या आएगा, और इसमें 4 नंबर पॉइंट अगर डिस्ट्रक्टिव है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, नहीं तुम लिख लेना, हम कल आके लिखेंगे, यहाँ से आगे जो है कल हम लोग लिखेंगे। अब हम जब तक इसको सॉल्व फिर नहीं कर देंगे फार्मूला बैठ के, तो हम कैसे लिख दें, अगर लिखना ऐसे होता डायरेक्ट तो हम ऐसे ही लिख के लाते, हम बता देते। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।